न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड होलोकॉस्ट, नाभिकीय दुर्घटना एवं पूर्ण विनाश तथा वेटलैंड वेस्टलैंड रिक्लेमिनेशन, बंजर भूमि के को सुधारना व पुनः उपयोग करना, ये दो टॉपिक इस सत्र में अध्ययन किए जाएंगे। न्यूक्लियर दुर्घटनाएं, नाभिकीय दुर्घटनाएं, ऊर्जा स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उत्पादन नाभिकीय विखंडन से होता है। जब किसी अस्थायी भारी नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में यह विभक्त हो जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। यदि विखंडन की क्रिया अनियंत्रित हो जाए तो विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे संबंधित दुर्घटनाएं विश्व में अनेक बार घट चुकी हैं। सबसे पहले चेरनोबिल दुर्घटना की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दुर्घटना चेरनोबिल में जनवरी 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल संयंत्र में घटी। कारण रिएक्टर का डिज़ाइन दोषपूर्ण होना, रिएक्टर के अनेक कर्मियों को दोषों का पता न होना, कार्मिकों को रिएक्टर के काम करने का अनुभव न होना तथा रिएक्टर के कुछ जानकार कर्मियों ने एक प्रयोग किया जिसमें यह प्रयास किया गया कि बिजली सप्लाई बंद होने पर इंजन चालू होने के बीच कूलेंट को कैसे चलाया जाए। अब है क्षति नियंत्रण के उपाय। इस दुर्घटना के बाद में हेलीकॉप्टर से आग बुझाने के लिए रिएक्टर पर रेत, शीशा व चिकनी मिट्टी व बेसन डालकर आग बुझाई। दल को विकिरण की जानकारी नहीं थी। कुछ दिनों में सभी सदस्यों की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त मानवीय त्रुटिवश ऊर्जा स्तर 2000 गुना की वृद्धि हो गई और भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे 250 लोग विकिरण से जलकर घायल हो गए। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर 1, नागरिक दुर्घटनाएं। ये गैर सैन्य उपयोग के रेडियो सक्रिय पदार्थों के द्वारा होती हैं तथा रेडियो सक्रिय पदार्थ काम लेने वाले संस्थान में दुर्घटना होती है तो स्वास्थ्य पर व संपत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी है नागरिक दुर्घटनाएं। दुर्घटना यदि नाभिकीय हथियार बनाने में या कारखानों या सैन्य संस्थानों में होती हैं तो ये इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। नागरिक दुर्घटनाएं, पहली है NIX रिएक्टर। 12 दिसंबर 1952 में ओंटारियो के चाक रिवर में स्थित NIX रिएक्टर में, जिसमें हाइड्रोजन विस्फोट हुआ तथा रिएक्टर के क्षतिग्रस्त हो जाने से 30 किलोग्राम रेडियो यूरेनियम के विखंडन से उत्पादन बाधित हुआ। 24 मई 1958 में यह दुर्घटना पुनः घटी। दूसरी है 3 माइल आइलैंड।
19 मार्च 1979 में 3 माइल आइलैंड पेंसिल्वेनिया में यह दुर्घटना हुई, जिसमें कूलेंट में रिसाव से क्रोड पिघल गई, जिससे लगभग 20 लाख लोगों पर 10 यूएसवी का प्रभाव पड़ा। यद्यपि दुर्घटना में तत्काल मृत्यु नहीं हुई, किंतु वहाँ के लोग पर लंबे समय तक कैंसर आदि का प्रकोप रहा। तीसरी है चेरनोबिल दुर्घटना। लगभग 13,500 लोग घटना केंद्र से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में के रहवासियों को अन्यत्र विस्थापित करना पड़ा। दुर्घटना में 31 लोगों की मौत हुई। नाभिकीय विस्फोट से विघटित पदार्थों के कण वायुमंडल में दूर दूर तक फैल जाते हैं तथा बाद में फॉल आउट के रूप में नीचे गिरते हैं। चेरनोबिल की घटना इतनी भयंकर थी कि यदि सावधानी बरतने में कुछ और देर हो जाती तो समस्त यूक्रेन के निवासियों का जीवन संकट में पड़ जाता। 2 सप्ताह तक रिएक्टर जलता रहा तथा रेडियोधर्मी विकिरण 2000 किलोमीटर क्षेत्र तक व्याप्त हो गए। सैन्य दुर्घटनाएं। नाभिकीय बम के शिकार हिरोशिमा नागासाकी। इसमें यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन हुआ। बमों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 व 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर किया गया, जिसमें बहुत अधिक जनहानि हुई। उसका प्रभाव आनुवंशिक रूप से आज भी दिखाई देता है। नाभिकीय विस्फोट के दुष्प्रभाव। नाभिकीय विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ 16 किलोमीटर की परिधि में जमा हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये 12.8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैरते रहते हैं तथा धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगते हैं। ये मानव तथा अन्य जीवों व वनस्पतियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। मनुष्य में कैंसर, ल्यूकीमिया, अस्थमा, टीबी आदि रोगों के अतिरिक्त आनुवंशिक उत्परिवर्तन म्यूटेशन भी हो जाते हैं। फॉलआउट के प्रकार। 3 प्रकार के फॉलआउट होते हैं। स्थानीय, इसमें फॉलआउट में रेडियो सक्रिय कुछ घंटों में 250 किलोमीटर के घेरे में बैठ जाता है। ट्रोपोस्फियर फॉलआउट, इसमें 1 सप्ताह का समय लगता है और प्रभाव पूरे विश्व पर थोड़ा बहुत पड़ता है। स्ट्रेटोस्फियर फॉलआउट, इसमें 1 साल का समय लगता है। इस अवधि में विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकता है तथा भोज्य श्रृंखला को भी प्रभावित करता है। भारत में की नाभिकीय नीति। भारत में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत यह तय किया गया कि परमाणु ऊर्जा का विकास एवं प्रयोग कृषि, उद्योग, चिकित्सा व जन कल्याण हेतु किया जाएगा तथा नाभिकीय रिएक्टर तैयार किए जाएंगे। भारत रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग जनसंहारक शस्त्रों के रूप में किए जाने के पक्ष में नहीं है। सन 2006 में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बराबरी के स्तर पर हस्ताक्षर किए हैं। विकसित देशों द्वारा नाभिकीय हथियारों की होड़ समाप्त कर शांति प्रयासों में जन कल्याण हेतु नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग हेतु सभी देशों का भारत ने आह्वान किया है। अब है डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो सक्रिय व्यर्थ का निस्तारण। रिएक्टरों आदि से के अतिरिक्त रेडियो सक्रिय निदानात्मक रसायन तथा औषधियों में से भी वेस्ट पैदा होता है, जिसका निस्तारण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। यह वेस्ट ठोस, तरल या गैस के रूप में होता है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1, हाई लेवल वेस्ट। यह चुका हुआ नाभिकीय ईंधन इस श्रेणी में आता है। यह गर्म होता है तथा इसे निस्तारण से पूर्व ठंडा करना पड़ता है। इसे कई वर्ष तक
भंडारित करके रखना पड़ता है। इसे स्थानांतरित करने में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है लो लेवल वेस्ट, निम्न स्तरीय व्यर्थ। इसमें बहुत कम मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। इसे स्टील के ड्रमों में भरकर खंदकों में दफना दिया जाता है। तीसरा है मध्यम स्तरीय वेस्ट, नाभिकीय शोधन के बाद बचा हुआ पदार्थ, जिसे ठोस बनाकर कंक्रीट के साथ मिलाकर स्टील के ड्रमों में पावर स्टेशन पर रख दिया जाता है तथा निश्चित अवधि के बाद गहरे गड्ढों या समुद्र में दबा दिया जाता है। विकिरण से बचाव, रिएक्टर या शोधन संयंत्र बस्ती से दूर होने चाहिए। विकिरणशील पदार्थों का उपयोग करने वाले श्रमिक इस कार्य के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए तथा लंबे समय तक वहाँ नहीं रहना चाहिए। नाभिकीय कूड़े को सावधानी से ठिकाने लगाना चाहिए। नाभिकीय परीक्षणों पर प्रतिबंध होना चाहिए। नाभिकीय पदार्थों को यथासंभव दूर से ट्रांस व रोबोटिक हाथ से हैंडल करना चाहिए। अब दूसरा विषय है बंजर भूमि को सुधारना अथवा उसे पुनः उपयोगी बनाना। वह भूमि जिसमें खेती न हो सके, वह न ही पशुओं का चारा आदि उग सके, बंजर भूमि कहलाती है। यह भूमि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, उद्योगों व जनसंख्या बसावट के लिए अनुकूल होती है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने भारत में 9 करोड़ हेक्टेयर भूमि बंजर घोषित किया है। FAO ने मृदा बुलेटिन में विश्व की 16.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि को जल व वायु द्वारा मृदा के आवरण से नग्न बनाने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। भूमि को बंजर बनाने में सहायक अनेक कारण हैं, जैसे वनों का विनाश करना, चारागाहों में जानवरों की अधिक चराई, सघन खेती, मृदा में अनावश्यक मात्रा में रासायनिक पदार्थों को डालना, जल व सिंचाई का कहीं कमी व कहीं अधिक उपयोग तथा त्रुटिपूर्ण जल निकास प्रबंधन, जल संचयन प्रबंधन वाटरशेड मैनेजमेंट का अभाव, मृदा की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में असमर्थता व अपरदन क्रियाओं का प्रकोप, किसानों पर भूमि संरक्षण के लिए धनाभाव तथा अनिश्चित वर्षा। बंजर भूमि को बढ़ने से रोकने के उपाय, भूमि पर पेड़ पौधों के विनाश व वनों की कटाई पर रोक पर कानून बनाकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। गाँवों में ईंधन व चारे की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाना चाहिए। तीसरा, जलाने हेतु ईंधन, चारा और फलों के उत्पादक पौधों की विशेष प्रजातियां नियम बनाकर उनका दुरुपयोग रोकना आवश्यक है। बबूल, शीशम, इमली, नीम, करंज, महुआ, जामुन आदि के वृक्षों का रोपण उपयुक्त माना गया है। बंजर भूमि में रसायनों की मात्रा का पता लगाकर आवश्यक तत्वों को डालने से मृदा की गुणवत्ता बढ़ती है। साथ ही इसे उपजाऊ बनाने के लिए जीवाणुओं का प्रयोग भी किया जा सकता है एवं गोबर व केंचुए की खाद से भी भूमि का बंजरपन कम किया जा सकता है। चूने का उपयोग अम्लीय मृदा के लिए तथा जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा के लिए किया जाता है। हरे नीले शैवाल का उपयोग भी बंजर भूमि को सुधारने के लिए किया जाता है। नर्सरी व किचन गार्डन आदि विकसित करना भी मृदा के लिए लाभकारी है। अब है केस स्टडी। शेखावटी में सीकर व झुंझुनू राजस्थान में 14.6 हजार हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि खेती योग्य बन चुकी है। बंजर भूमि की समस्या को रोकने कम करने के लिए शोध में इंगित किया गया है कि क्षारीय वन और जल के निकास की कमी को मिट्टी से दूर करना आवश्यक है। कृषि सिंचाई की गलत विधियों में परिवर्तन लाना आवश्यक है।
अभेय चट्टानों को दूर करना आवश्यक है। अति मात्रा में पशुचारण रोकना व वन वनस्पतियों के लोप पर ध्यान देकर पौधों की विविधता बनाए रखने के उपाय करना नितांत आवश्यक है। समस्या समाधान के लिए समुचित योजना बनाकर भूमि की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। धन्यवाद।